स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें अपना उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचकर 2 कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद के इंडोर स्टेडियम में कबड्डी का आयोजन हो रहा है, जिसमें कई राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। चैंपियनशिप के उद्घाटन के बाद सीएम प्रेमनगर आश्रम में आयोजित एबीवीपी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2:30 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे। और आइए बात करते हैं न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर की। उधम सिंह नगर में 129 मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं अवैध मदरसों से जुड़ा हुआ, जिसमें उत्तराखंड समेत यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के करीब 6000 बच्चे पढ़ रहे हैं। और सभी की फंडिंग सोर्स दान और चंदे के रूप में दिखाई जा रही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अवैध रूप से चल रहे इन मदरसों को दान और चंदा आखिर कौन और क्यों कर रहा है, इससे प्रशासन के कान अब खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। गंगा, यमुना, मठ और मंदिरों की धरती देवभूमि उत्तराखंड में मजार और मदरसों की बाढ़ आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद प्रदेश भर में चल रही मदरसों की जांच में इसका बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 के हाथ लगी उधम सिंह नगर जिले की रिपोर्ट में जसपुर, बाजपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, सितारगंज और खटीमा में 129 मदरसे अवैध रूप से चलाए जाने पाए गए हैं। इन मदरसों में 5800 बच्चे पढ़ भी रहे हैं, जो उत्तराखंड के अलावा बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल के हैं। इस बीच सरकार के सख्त रुख को भांपकर कुछ मदरसे बंद भी हो गए। सभी मदरसों ने अपना फंडिंग सोर्स चंदा और दान दिखाया है। धन्यवाद है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी ने अगर अवैध मदरसों की छानबीन की, तो ये शुभ संकेत है कि उत्तराखंड से अवैध मदरसे, जो कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को खत्म करने के लिए एक सुनियोजित ढंग से काम कर रहे थे, उन पर एक अंकुश लगेगा। और तत्काल हरिद्वार, देहरादून में भी जितने अवैध मदरसे हैं, इनको तत्काल बंद कर देना चाहिए। धर्मनगरी हरिद्वार में भी शुरुआती जांच में 21 मदरसे अवैध पाए गए हैं। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में 416 मदरसे रजिस्टर्ड हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 400 के आसपास ही मदरसे अवैध रूप से भी चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अकेले उधम सिंह नगर में बड़ी तादाद में अवैध मदरसे मिले हैं, तो माना जा रहा है प्रदेश भर में अवैध मदरसों की संख्या 400 से कहीं ज्यादा हो सकती है। बीजेपी का कहना है कि अवैध मदरसों पर हर हाल में एक्शन लिया जाएगा। धामी सरकार की बहुत स्पष्ट नीति है कि भाई सरकार जो है कि बहुत पारदर्शी तरीके से चलानी चाहिए। पारदर्शी तरीके से सरकार चल रही है। अगर कोई भी मदरसा अवैध अगर मिलता है तो उसमें सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ये सरकार की प्रतिबद्धता है पहले से। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अवैध रूप से चल रहे इन सबसे ज्यादा मदरसे यूपी बॉर्डर से लगे इलाके नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और सहसपुर के साथ ही विकासनगर में संचालित हो रहे हैं। गैर पंजीकृत इन मदरसों में हजारों बच्चों का जीवन दांव पर लगाकर उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, किसी को इसकी भनक तक नहीं है। माना जा रहा है कि ताजा खुलासे के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कड़े एक्शन में नजर आ सकते हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। शहर के सरताज की बात करते हैं, निकाय चुनाव की बात करते हैं और सबसे पहला अपडेट उत्तरकाशी से आपको देखते हैं। देखिए, उत्तरकाशी की सबसे बड़ी पालिका बड़ाहाट पालिका में बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, जिससे इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। भाजपा के विधायक सुरेश चौहान बागी पर जल्द कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी से बागी होकर लड़ रहे भूपेंद्र चौहान अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो देखिए, हर कोई अपनी अपनी जीत का दम भर रहा है, चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट हो, चाहे वो कांग्रेस का कैंडिडेट हो, चाहे वो निर्दलीय चुनावी मैदान में हो। इस बार कई जगहों पर आपको बता देते हैं त्रिकोणीय मुकाबला ही है और कहीं कहीं पर तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी ताल ठोक रहे हैं। वहीं एसपी के साथ साथ बसपा के कैंडिडेट भी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है।
भाई बनाओ बनाओ। देखिए, निकाय चुनाव शुरू होने के साथ ही पिथौरागढ़ मेयर को लेकर कांग्रेस में तलवारें खिंच गई थी। विधायक मयूख मेहर लाख कोशिशों के बाद अपने चहेते को टिकट नहीं दिलवा पाए। ऐसे में पार्टी ने अंजू लूंठी पर दांव खेला है। मेयर सीट पर विधायक ने भले ही अपना उम्मीदवार उतारा हो, बावजूद इसके अंजू का विधायक पर भरोसा कायम है। पहली बार नगर निगम बना पिथौरागढ़ निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चाओं में। इस सीट पर टिकट का ऐलान होने के साथ ही बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों दलों को बगावत झेलनी पड़ी है। हालात तो यहाँ तक जा पहुँचे हैं कि विधायक मयूख मेहर ने मोनिका मेहर को निर्दलीय मैदान में उतारा है। और यही नहीं, निर्दलीय मोनिका के प्रचार की कमान भी खुद कांग्रेस विधायक ने अपने हाथों में ले ली है। विधायक की माने तो अंजू लूंठी के शहर की सियासत में आने से वो बागी होने पर मजबूर हुए कि आज जब वो गांव की राजनीति कर रही थी, वो ब्लॉक प्रमुख रही, जिला पंचायत सदस्य रही और उनको इस जिले का सबसे बड़ा सम्मान पार्टी ने जिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रही हैं। अब वो जब ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति को छोड़ के फिर शहर की क्षेत्र की राजनीति करना चाह रही हैं, तो यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी दिक्कत है। असल में अंजू लूंठी ने पिथौरागढ़ विधानसभा से 2019 में कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव लड़ा था। तब मयूख मेहर ने उपचुनाव में अंजू को टिकट ही नहीं दिलाया, बल्कि प्रचार में पसीना भी बहाया। लेकिन अब हालात बिल्कुल उलट हैं। विधायक मयूख मेहर ने जहां अंजू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो वहीं अपने उम्मीदवार के लिए दिन रात एक भी कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी अंजू का अपने विधायक पर अभी भी भरोसा कायम है कि 2019 में जब मैं उन्होंने ही मुझे यहाँ पर टिकट दिया था और उन्होंने ही मुझे यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए कहा था। उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि मैं उनकी बहन हूँ और मैं एक योग्य कैंडिडेट हूँ, तो उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहता है। कांग्रेस में मची बगावत ने मेयर का चुनावी समीकरण बदल दिया है। ऐसे में जनता जनार्दन किसके पक्ष में वोट करेगी ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी इस टूट का फायदा लेने की पूरी कोशिश करेगी। ये बात अलग है कि बीजेपी की भी 3 महिला बागी होकर मैदान में हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। निकाय चुनाव में वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए नेता तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए, हरिद्वार के लक्सर में बीजेपी के पूर्व विधायक ने लोगों से बीजेपी को वोट देने के लिए उन्हें मां की कसम तक दे डाली। पूर्व विधायक संजय गुप्ता लक्सर के अध्यक्ष पद के बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र चौधरी के समर्थन में लोगों से वोट मांग रहे थे और इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि आप सबको अपनी मां की कसम है, सभी लोग देवेंद्र चौधरी को ही वोट दें। लोगों को कसम खिलाकर वोट मांगने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जो कि वायरल हो रहा है। मुझे अपनी माँ की कसम है, मुझे अपनी माँ की कसम है, मैं सब कुछ भूल गया, किसी से गिल्ला सिखवा था, लेकिन तुम अभी अपनी माँ की कसम है, तुम सबको भी अपनी माँ की कसम है कि भाई देवेंद्र चौधरी को ही वोट देना। निकाय चुनावों में बीजेपी ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। देखिए, नैनीताल में बीजेपी उम्मीदवार ने घर घर प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। नैनीताल नगर पालिका में अध्यक्ष पद उम्मीदवार जीवंती भट्ट ने प्रचार किया और जनता से समर्थन मांगा। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी शहर के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और डबल इंजन सरकार अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए तैयारी में जुट चुकी है। विकास की धारा आगे भी बहती रहेगी। उम्मीदवार हैं जी, और ये जो भट्ट जी है ना बाजार में दवा, ये जीवंती भट्ट जी है जो बाजार में। नैनीताल एक पर्यटन नगरी है, इसको सुंदर बनाना है, इसकी सुंदरता को जीवित रखना मेरा पहला प्रयास रहेगा। गंदगी शहर में नहीं रहेगी, इसलिए इसकी पहली व्यवस्था की जाएगी। सीवर यहाँ की सबसे बड़ी समस्या, जगह जगह सीवर बह रहे हैं, गंदगी होती है, उसका ध्यान रखा जाएगा। शहर के सटीक समीकरण में
आज बात करेंगे देहरादून से लगे विकास नगर की। देखिए, विकास नगर पालिका अध्यक्ष बनने के लिए सभी उम्मीदवारों ने रात दिन एक किया हुआ है। अब इस सीट पर वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला हो रहा है, लेकिन कुछ निर्दलीयों ने खेल बिगाड़ना शुरू कर दिया है, जिससे ऐसा माना जा रहा है कि खेल विकास नगर में बिगड़ भी सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उन्नीस 1971 में वजूद में आए विकास नगर नगर पालिका में कुल 11 वार्ड हैं। जब नगर पालिका का चुनाव होना है तो शहर के मुद्दे बहुत अहम हो जाते हैं और दोनों ही पार्टियां विकास नगर नगर पालिका के चेयरमैन की सीट को अहम मान रही हैं। इस सीट पर नगर पालिका के अध्यक्ष का फैसला यहां की 21,000 से ज्यादा के वोटर्स करेंगे, जिसमें 10,922 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 10,391 है, जो 23 जनवरी को 9 मतदान केंद्रों पर वोटिंग करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने नगरपालिका विकास नगर में अपने प्रत्याशियों को पूरे दमखम के साथ मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस ने जहां धीरज नोटियाल को मैदान में उतारा है, तो जो विकास नगर में घर घर जाकर जनता से अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं और जनता का साथ मिलने का दावा भी कर रहे हैं। देखिए, विकास नगर जो हमारा नगर पालिका क्षेत्र है, यहाँ पर 1 से लेके 11 तक वार्ड है और मैं हर वार्ड की हर समस्या से वाकिफ़ हूँ और अभी मैं एक मैनिफेस्टो भी बनाऊँगा और सर्वप्रथम तो मेरे को विकास नगर की जनता का आशीर्वाद है और जो भी यहाँ की समस्याएं होंगी उसका निस्तारण किया जाएगा। बहुत अच्छा हमको जो है सहयोग मिल रहा है। बीजेपी ने पूजा चौहान गर्ग पर भरोसा जताया है। चेहरा नया है, लेकिन बीजेपी इस सीट पर अपना परचम लहराना चाहती है, जिसके चलते ऐसी महिला को मैदान में उतारा गया है जो अनुसूचित जनजाति और वैश्य समाज से ताल्लुक रखती हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी का दावा है कि विकास नगर की जनता उन्हें ही अपना आशीर्वाद देगी। दोष है कि सारे ही कार्य यहाँ पे बहुत अच्छे से हो रहे हैं। जो कार्य नहीं हुए हैं, आगे उन कार्यों को कंटिन्यू करने के लिए भी हमारी सरकार का आना दोबारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है। तो अगर सारे में बीजेपी होगी तो विकास दुगनी गति से होगा। यहाँ पर यही सब लोगों का मुद्दा है कि कहीं पे भी अगर कोई परेशानी है, अगर वो उस चीज़ को लेके मेरे पास आते हैं तो उनका ये कहना है कि आप उन्हें अच्छे से सॉल्व करके हमें दें, तो अपनी उस पर अच्छे से अच्छा करना चाहूँगी। दोनों ही प्रत्याशी जहां पूरे दमखम के साथ मैदान में डटे हैं, तो विकास नगर की जनता भी ऐसे प्रत्याशी को खोज रही है जो उनके मुद्दों पर काम कर सके। और अगर विकास नगर के मुद्दों की बात करें तो शहर में सड़क, नाली, पार्क, पार्किंग, साफ सफाई, बाजारों में जाम की समस्या और महिला सुरक्षा के साथ जनता के कई और भी मुद्दे हैं। जनता का कहना है कि जो भी प्रत्याशी इन मुद्दों पर जनता को आश्वस्त करेगा, इनको संभालेगा, वही वोट का हकदार होगा। क्या है, सिक्योरिटी हमारे लिए सिक्योरिटी नहीं है। बहुत सारे हमारे जैसे कॉलोनी होती है, सब कुछ होता है, पर हम चाहते हैं कि एग्जिट जहाँ पर है और एंट्रेंस है वहाँ पर कैमरे हो। नगर पालिका अगर ये भी कर ले तो एक सिक्योरिटी है, चोरियाँ कम हो जाएगी। ऐसे छोटे छोटे बहुत इशू है, तो हम यही चाहते हैं कि जीते वही जिसे अच्छा अनुभव हो, हमारी बात सुने, जीतने के बाद भी वो हमारे पास आए, राउंड पे चले कि सब हो रहा है। कूड़ा बहुत हो रहा है, जगह जगह पे कूड़ा है। ये जो चुनाव हो रहे हैं नगर पालिका के, ये बड़े अहम चुनाव है 2025 के। ये जो है यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत विकट स्थिति है मार्केट की भी। यहाँ पे पार्किंग की भी बड़ी समस्या है, आए दिन यहाँ पे गाड़ियों से भी भरा भुरा रहता है, तो लोगों को चलने में बड़ी दिक्कत है। और बहुत यहाँ पे वो है, सीवरेज का है, और जो इन्होंने नए वो क्या बोलते हैं ये वार्ड्स बनाए हैं पिछले जो उसमें भी कोई काम पूरा नहीं हुआ है। बात यह है कि हमें वोट किसे देना है, लेकिन हमें वोट उसे देना है सर कि जो हमें अच्छी चीज़ें कर सके हमारे लिए, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और वोट हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसका यूज बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। ये देख के करना चाहिए कि कौन किसे वोट दे रहा है, कांग्रेस को दो या भाजपा को दो, लेकिन वोट का अधिकार सक्सेसफुल होना चाहिए। मैं दोनों टक्कर में है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि सबसे टक्कर में तो दोनों ही हैं, कांग्रेस भी और भाजपा भी, लेकिन वोट किसे देनी चाहिए वो जनता तय करेगी। विकास नगर में दोनों ही पार्टी चुनाव में एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रही हैं। जीत के लिए कोई भी पार्टी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती।
अब जनता इस सीट पर अपने मुद्दों के हिसाब से जीत तय करेगी। विकासनगर से न्यूज़ 18 के लिए कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की याद में स्मारक बनाने का फैसला किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके मुताबिक ये स्मारक राष्ट्रीय स्मृति परिसर के अंदर बनाया जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता देते हैं कि केंद्र सरकार ने एक जगह चुनने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी काफी खुश हैं। उन्होंने खुशी जताई है और पीएम मोदी से मुलाकात करके आभार भी जताया है। बताया जा रहा है कि मुखर्जी परिवार ने स्मारक बनाने की मांग नहीं की थी, बल्कि सरकार ने खुद ही पूर्व राष्ट्रपति के स्मृति को संजोकर रखने का फैसला किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की याद में स्मारक बनाने का फैसला लिया गया है। मेमोरियल भी एक राष्ट्रीय सम्मान होते हैं। स्टेट ऑनर्स जो हैं वो कभी मांगा नहीं जाता, इसलिए हमारा परिवार कभी मांगा नहीं, कभी डिमांड नहीं किया। लेकिन बिन मांगे, बिना डिमांड किए हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बारे में सोचा और उन्होंने खुद ये डिसीजन ली कि बाबा का स्मृति के लिए उनकी ऑनर में ये मेमोरियल बनाया जाएगा। तो इट इज इमेंसली टचिंग एंड मैं उनको और भारत सरकार को अपने दिल की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। बहुत अच्छा कदम है, मैं बहुत खुश हूँ। सरकार को मैं धन्यवाद भी कहूँगा। ये खबर सबसे पहले मुझे मिली थी मेरा सिस्टर से, उनका व्हाट्सएप एंड ट्विटर मैसेज। उसके बाद दूसरा कोई मीडिया से भी खबर, अभी हमारा पीएसओ भी बताया, टीवी में आ रहा था। एक मैसेज भी somebody has sent me some part of the letter, उसमें कंफर्मेशन दिया हुआ है। प्रदेश में होने वाले नेशनल गेम्स की अब बात करेंगे, जिसके लिए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए अब महंगे कोच रखे जा रहे हैं, जिन पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि सिर्फ 20 दिनों में ये कोच खिलाड़ियों को कौन सी ट्रेनिंग देंगे कि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकें। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 28 जनवरी से नेशनल गेम्स शुरू होने जा रहे हैं। इन खेलों में उत्तराखंड अच्छा प्रदर्शन करे, इसके लिए खेल विभाग द्वारा कैंप लगाए गए हैं। इन कैंपों में प्रशिक्षण के लिए खेल विभाग हाई क्वालिफाइड कोच रखने जा रहा है, जिनको विभाग से 1 से 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। एक जो हम कैंप के लिए कोचेज आए थे, क्योंकि हम लोगों ने अधिकतम सीमा उसमें 1,20,000 तक की रखी थी कि उतने तक के भी कोचेज आ सकते हैं, तो क्या हमें उस स्तर का कोच मिला नहीं मिला, या हमें फाइनल जो हमारा ट्रायल सेक्शन है उसके लिए हमें वो मिल पाएंगे, तो उनकी हम कैसे तैयारी करेंगे। अमूमन जितने भी मैंने देखे सब में कोचेज बहुत अच्छे आए हैं और बहुत अच्छे ढंग से कोचिंग चल रही थी। अब फाइनल कोचिंग में चाह रहा हूँ थोड़ा सा उसमें और शुमार आए और अच्छे स्तर से उसकी कोचिंग हो पाए, यही हमारा प्रयास है। वहीं खेल विभाग के इस फैसले पर अब सवाल उठने लगे हैं। जानकार मानते हैं कि सिर्फ 20 दिनों में ऐसा क्या ये कोच करेंगे जिससे खिलाड़ी मेडल लेकर आएंगे, जबकि ये काम 1 साल पहले हो जाना चाहिए था। साथ ही लोग इसे पैसों की बर्बादी बता रहे हैं। सबसे बड़ी गलती क्या की है कि इस खेल की जो तैयारी है वो 1 साल पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। जो यहाँ पे स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो चल रही हैं, उनकी एक्टिविटीज ग्रास रूट लेवल में नहीं चल रही है, उसे इन्होंने सुधार करना चाहिए था और उनसे टैलेंट को पिक करके उसे आपने जो है कोचिंग, एक लॉन्ग टर्म कोचिंग में लाके आपने ये अभी तक आपके पास में एक असेसमेंट रिपोर्ट आ जाना चाहिए था कि हमें कौन कौन से इवेंट में कितने मेडल मिल सकते हैं। अब आप लास्ट मिनट में जो ये कोचेज लेके आ रहे हैं वो फजूल खर्ची से ऊपर कुछ नहीं है। प्रदेश के खेल विभाग का दावा है कि नेशनल गेम्स में उत्तराखंड टॉप 5 की रैंकिंग पर रहेगा, लेकिन जब कोच ही वक्त पर नहीं रखे गए तो ये दावा धरातल पर कैसे उतरेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स की मशाल कब बागेश्वर पहुंची? कल बागेश्वर पहुंची, माफ कीजिए। यहां प्रशासन के साथ स्कूली बच्चों ने मशाल का स्वागत किया है और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस दौरान शुभंकर मौली के साथ खेलों का भी आनंद लिया। मशाल रैली को इसके बाद आगे के लिए रवाना किया गया है।
और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी के साथ ही HMVP वायरस से निपटने के लिए ऋषिकेश सरकारी हॉस्पिटल भी अब अलर्ट मोड पर आ गए हैं। CMS बता रहा है कि मरीजों की सुविधा के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार करके पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बेड की व्यवस्था कर दी गई है। ये वायरस बच्चों, बुजुर्गों और कम इम्यूनिटी वाले लोगों को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे में ऋषिकेश में तैयारी पूरी कर ली गई है। हॉस्पिटल में हमारे यहाँ आइसोलेशन वार्ड वगैरह तैयार है, ऑक्सीजन वगैरह की उपलब्धता पर्याप्त है, स्टाफ की उपलब्धता पर्याप्त है। हॉस्पिटल में हमारे यहाँ आइसोलेशन वार्ड वगैरह तैयार है, ऑक्सीजन वगैरह की उपलब्धता पर्याप्त है, स्टाफ की उपलब्धता पर्याप्त है। उत्तराखंड से बाघ नहीं, अब हाथी भी यूपी, हिमाचल, हरियाणा के सैर सपाटे पर निकल रहे हैं। उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व से निकला हाथियों का एक झुंड इन दिनों हरियाणा के कलेश्वर नेशनल पार्क में घूम रहा है। रिपोर्ट देखें। राजाजी नेशनल पार्क से निकला हाथियों का एक झुंड हिमाचल से होते हुए हरियाणा के कलेश्वर नेशनल पार्क के जंगलों में डेरा डाले हुए है। कुछ हाथी हिमाचल के पांवटा साहिब के जंगलों में घूम रहे हैं। हाथियों का ये पारंपरिक कॉरिडोर रहा है, लेकिन सड़क बनने और दूसरी वजहों से दशकों से यहाँ पर हाथी समेत वन्य जीवों का मूवमेंट नहीं हो रहा था। इस बीच राजाजी टाइगर रिजर्व और यूपी के शिवालिक के जंगलों से होकर गुजरने वाले दिल्ली देहरादून हाईवे पर गणेशपुर में कॉरिडोर तैयार हो जाने से अब हाथी आसानी से एक जंगल से दूसरे जंगल में आ जा पा रहे हैं। देहरादून गणेशपुर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, तो अब सारे जो वाहन हैं, जो भी सारा ट्रैफिक है, वो हाईवे एलिवेटेड कॉरिडोर से गुजरेगा। 13.5 किलोमीटर्स का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, जो कि ये कॉरिडोर चालू करने में बहुत उसका अहम योगदान है, और ये एक अहम उपलब्धि हम कहेंगे, जिससे कि हमारा कॉरिडोर चालू हो गया है। लेकिन हरियाणा और हिमाचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने चैलेंज भी खड़ा हो गया है। दोनों ही प्रदेशों में हाथियों की मौजूदगी ना के बराबर होने की वजह से वन कर्मियों के पास हाथियों को हैंडल करने का अनुभव नहीं है। करीब 3 साल पहले जब हाथियों का एक झुंड हिमाचल पहुंचा था, तो उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग देनी पड़ी थी। उनके लिए एक नई जिम्मेदारी है, और राजाजी टाइगर रिजर्व और उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उन लोगों ने पहले भी सहयोग मांगा है, और हमारे यहाँ की टीम 3 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश गई थी। वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने ट्रेनिंग भी दी, बेसिक ट्रेनिंग भी दी। बहरहाल राजाजी टाइगर रिजर्व में हरिद्वार देहरादून हाईवे पर मोतीचूर और दिल्ली देहरादून हाईवे पर मोहंड में बना अंडरपास वन्य जीवों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इससे जहां राजाजी पार्क के अंदर ही वन्य जीवों की आवाजाही शुरू हो गई है, वहीं राजाजी से लेकर यूपी, हिमाचल और हरियाणा तक का वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी एक्टिव हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इसी के साथ